सेले सेले ना माणिके, सेले सेले ना माणिके, मोती ना गजे गजे, साधुआ ना सर्वत्र, चंदन ना वने वने। दोस्तों, विद्वान और योग्य जो पुरुष होते हैं वो सर्वत्र नहीं दिखाई देते हैं। मैं डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीके मौर्य 1972। आज अपन चर्चा करेंगे राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए, जिस प्रकार से केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है, यूपीएससी, यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, उसी प्रकार से प्रत्येक राज्य में पीएससी होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, तो राज्य के हिसाब से इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे अपना राजस्थान है, तो राजस्थान में जो राज्य लोक सेवा आयोग होगा उसके नाम के पहले राजस्थान का नाम जुड़ जाएगा। तो जैसे पीएससी है, पीएससी के पहले अपन ने जोड़ दिया आर, तो क्या बन गया? आरपीएससी, यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश है तो यूपी जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से एमपी है, मध्य प्रदेश है तो एमपी जुड़ जाएगा। इस प्रकार से बिहार है तो बी जुड़ जाएगा। इस प्रकार से हर राज्य में इसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग जो है हर राज्य के अंदर होता है। यह एक संवैधानिक संस्था है। दोस्तों, मैं यह बात स्पष्ट कर दूं, मैं आपको ये जो टॉपिक पढ़ाता हूं, देश के जो प्रसिद्ध विद्वान होते हैं उन विद्वानों की जो टेक्स्ट बुक होती है, उन बुकों को विस्तृत तरीके से पढ़ने के पश्चात आपके लिए टॉपिक जो है मैं तैयार करता हूं। अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरह देख लोगे तो राज्य लोक सेवा आयोग से रिलेटेड किसी भी प्रश्न को आप परीक्षा में आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग जो है इसकी स्थापना 20 अगस्त 1949 को की गई थी। 20 अगस्त 1949 को राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना जयपुर में की गई थी। लेकिन बाद में राज्य के पुनर्गठन के पश्चात जो सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था, उस सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों के आधार पर आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो जयपुर के बजाय कहां स्थापित कर दिया गया? अजमेर में स्थापित कर दिया गया। तो आरपीएससी का मुख्यालय सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के आधार पर अजमेर में स्थानांतरित किया गया था। आरपीएससी के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो एस के घोष थे। एस के घोष ये आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष थे। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय होता है। संविधान में इस पोस्ट का, इस संस्था का उल्लेख किया गया है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले पद, यानी राज्य लोक सेवा आयोग जो व्यवस्था है, संस्था है, ये संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो भाग 14 अनुच्छेद 315 खंड 1। भाग 14 के अनुच्छेद 315 के खंड 1 में राज्य लोक सेवा आयोग का उल्लेख किया गया है। इसके साथ ही साथ में अनुच्छेद 315 खंड 2 में संयुक्त लोक सेवा आयोग के बाबत उल्लेख किया गया है। संयुक्त लोक सेवा आयोग 2 या 2 से ज्यादा राज्य अगर मांग करें, उनके विधानमंडल इस आशय का संकल्प पारित करके यदि ये मांग करते हैं
तो राष्ट्रपति के द्वारा उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन भी किया जा सकता है। आगे बात करते हैं सदस्य संख्या। देखिए, संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य संख्या के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसमें एक अध्यक्ष होता है और बाकी अन्य सदस्य होते हैं। वो राज्य विधानमंडल कानून बना करके निर्धारित करते हैं कि उनके राज्य में सदस्य संख्या कितनी होगी। राजस्थान में वर्तमान में लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष और 7 सदस्य हैं। टोटल 8 सदस्य जो है इसमें हैं। अगला नियुक्ति। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति का जो उल्लेख है वो संविधान के अनुच्छेद 316 खंड 1 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 316 खंड 1 के तहत राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जब अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित रहता है बीमारी की वजह से या अन्य किसी वजह से, अगर अध्यक्ष अनुपस्थित रहता है या अध्यक्ष के द्वारा पद त्याग कर दिया गया है और अध्यक्ष का पद जो है खाली है, उस सिचुएशन में राज्यपाल चाहे तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकता है, जो उस वक्त तक रहेगा जब तक कि नया अध्यक्ष जो है अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। आगे देखिए योग्यताएं। देखिए, संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के लिए योग्यताओं का उल्लेख नहीं किया गया है। सिर्फ एक प्रावधान है और वो क्या है? वो ये है कि ऐसे व्यक्ति को ही राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सेवा में 10 वर्ष तक सेवा दे चुका हो। ध्यान से सुनना, जो 10 वर्ष तक केंद्र या राज्य सरकार के अधीन सरकारी सर्विस कर चुका हो, वह व्यक्ति राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4th क्लास का कोई चपरासी भी राज्य सेवा में 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुका है तो उसको भी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य जो है वो बनाया जा सकता है। आगे देखिए कार्यकाल। देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है उसका उल्लेख अनुच्छेद 316 खंड 2 में किया गया है। अनुच्छेद 316 खंड 2 में कार्यकाल का पदावधि का उल्लेख किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। अच्छी तरह याद रखना, कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं। मैं कितनी विस्तार के साथ मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी देख रहे हैं अच्छी तरह। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 62 वर्ष। पहले ये कार्यकाल जो था वो 60 वर्ष था, लेकिन बाद में 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 41वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा और ये कार्यकाल जो है वो कितना कर दिया गया? 60 के बजाय 62 वर्ष कर दिया गया था। आगे देखिए पद से हटाना। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 317 खंड 1 में किया गया है। किन किन परिस्थितियों में आरपीएससी के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है? नंबर 1, यदि वह व्यक्ति दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। नंबर 2, यदि वह व्यक्ति शारीरिक या मानसिक रूप से जो है पागल या असक्षम घोषित कर दिया गया हो। यदि वह व्यक्ति
अपने पद के कर्तव्यों के बाहर सेवा काल में किसी दूसरी जो है जॉब के अंदर लग गया हो, या वह सिद्ध कदाचार का दोषी पाया गया हो। सिद्ध कदाचार जो है इसके बारे में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति जो है और संबंधित सदस्य को या अध्यक्ष को पद से हटा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि नियुक्ति जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की राज्यपाल करता है, लेकिन उनको पद से हटाने का जो कार्य है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर राष्ट्रपति सिद्ध कदाचार के आधार पर सदस्य और अध्यक्ष को पद से हटा सकता है। और जब तक ये रिपोर्ट नहीं आती है, राष्ट्रपति आदेश जारी नहीं करता है, उस अवधि के दौरान राज्य का जो राज्यपाल होता है वो भी अध्यक्ष या सदस्य को पद से निलंबित कर सकता है, पद से सस्पेंड जो है कर सकता है। अगला देखिए, आयोग की स्वतंत्रता। देखिए, संविधान में आयोग की स्वतंत्रता के व्यापक प्रावधान किए गए हैं। आयोग अपना कार्य बिना किसी दबाव के कर सके, इसके लिए संविधान में व्यापक प्रावधान किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान किए गए, अपन एक एक उनके ऊपर जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 318। अनुच्छेद 318 में यह प्रावधान किया गया है कि एक बार नियुक्ति के पश्चात किसी भी सदस्य की सेवा शर्तों में अलाभकारी परिवर्तन सरकार के द्वारा नहीं किया जा सकता। यानी एक बार किसी की ज्वाइनिंग हो गई आरपीएससी के अंदर सदस्य के रूप में, तो फिर सरकार कानून बना करके ऐसा कोई प्रावधान नहीं कर सकती कि उसका वेतन कम कर दिया, भत्ते कम कर दिए या सुविधाएं कम कर दी। इस प्रकार का अधिकार सरकार को नहीं है। दूसरी चीज महत्वपूर्ण क्या है कि अनुच्छेद 319 ये भावी नियोजन के संबंध में कुछ निर्योग्यताएं लगाता है। मतलब आप रिटायर होने के बाद क्या कर सकते हैं, इस चीज का उल्लेख अनुच्छेद 319 में कर दिया गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष है वो सरकारी सेवा से रिटायर होने के बाद, इस पोस्ट से रिटायर होने के बाद या तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बन सकता है। इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग का कोई सदस्य है वो पद से निवृत्त होने के बाद में और किस पोस्ट को ज्वाइन कर सकता है, वह उसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है या संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया जा सकता है। इनके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य सेवानिवृत्ति के पश्चात और किसी लाभकारी पद को ज्वाइन नहीं कर सकता। तो ये भी जो है आयोग की स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किया गया है ताकि वो सरकार से लाभ प्राप्त करने की आशा में सरकार के दबाव में आकर के कार्य न करे। इसके अलावा अनुच्छेद 322 में यह कहा गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होंगे। मतलब उनका वेतन भत्ते जो प्रदान किए जाएंगे वो राज्य की संचित निधि में से प्रदान किए जाएंगे।
इस कारण से सरकार उनके वेतन भत्तों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब अपन राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 320 में राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 320 में यह कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार के अधीन भर्ती के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना, जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है, वो कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा राज्य का विधानमंडल कानून बना करके उसको जो कार्य सौंपता है उस कार्य को संपन्न करना, इसके अलावा उसको जो कार्य निर्देशित किए गए थे उन कार्यों को करना, यह भी राज्य लोक सेवा आयोग का कार्य होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, अनुच्छेद 323, अनुच्छेद 323 इसमें राज्य लोक सेवा आयोग का ये कार्य है कि वह प्रतिवर्ष अपने आयोग द्वारा किए गए कार्यों की रिपोर्ट जो है वो राज्यपाल को प्रदान करे और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानमंडल के पास जो है पेश करता है, जहां पर उस पर चर्चा की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य लोक सेवा आयोग एक सलाहकारी संस्था है। ये राज्य का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है जो भर्तियां करने का कार्य करता है। भर्ती के अलावा राज्य लोक सेवा आयोग प्रमोशन और अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार को सलाह प्रदान करने का कार्य करता है। अब आपको यह ध्यान रखना है कि राज्य लोक सेवा आयोग क्या नहीं करता है। राज्य लोक सेवा आयोग का काम क्या नहीं है। राज्य लोक सेवा आयोग नई सेवाओं का सृजन नहीं करता है, नई पोस्टों का सृजन नहीं करता है, सेवाओं का वर्गीकरण नहीं करता है, पदों का वर्गीकरण नहीं करता है, ज्वाइनिंग के टाइम पर कितनी अवधि का प्रोविजनल पीरियड रखा जाएगा और उसके दौरान कितना वेतन दिया जाएगा, ये भी तय करने का कार्य राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा नहीं किया जाता है। फिर प्रमोशन से जो भर्ती हुए लोग होते हैं उनको क्या वेतन दिया जाएगा, इस बारे में भी आरपीएससी राज्य लोक सेवा आयोग जो है वो कार्य नहीं करता है। इसके अलावा कार्मिकों के प्रशिक्षण के बारे में, उनके संगठन के बारे में भी राज्य लोक सेवा आयोग कार्य नहीं करता है। ये सब कार्य जो है ये सरकार का कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग जो होता है उनके द्वारा किए जाते हैं। और सामान्य प्रशासनिक विभाग और कार्मिक विभाग जो है ये राज्य के कार्मिक संगठन के सर्वोच्च जो है संगठन होते हैं। कार्मिक मामलों में इन्हीं के द्वारा डिसीजन लिए जाते हैं, न कि आरपीएससी के द्वारा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं।